हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 5th, जिसका नाम है चेंजिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इस चैप्टर से हम अपने चैप्टर्स को अलग ढंग से थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के हिसाब से हम टॉपिक बाय टॉपिक अपने क्या करेंगे, चैप्टर्स को कवर करेंगे। मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक, देन दूसरी वीडियो में दूसरा टॉपिक। ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगी, लेकिन 4-5 पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से समझा के पूरा चैप्टर हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन है किसके बारे में। तो जो अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन, द एरा फ्रॉम द 14th to 17th century in Europe witnessed a significant shift in cultural traditions, laying the groundwork for the modern world। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए ग्राउंड वर्क रखा गया। यूरोप में ये जो है थोड़े चेंजेस आए, किस चीज़ में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, इन सब चीज़ों में 14 से 17 सेंचुरी के बीच में जो चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस। मेनली हम इटली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इटली। तो इटली जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वहाँ पे वो एकदम ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उसने अपना फिर से ग्रोथ कैसे स्टार्ट की और वो मॉडर्न वर्ल्ड के बराबर कैसे पहुंचा, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। These dynamic changes, exploring the flourishing art, literature, science and a new sense of human potential। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डायनेमिक चेंजेस सबसे ज़्यादा इटली में, यूरोप में क्या क्या हुए। आर्ट में क्या क्या चेंज हुआ, लिटरेचर में क्या क्या चेंज हुआ, साइंस में क्या क्या चेंज हुआ, कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ करी धीरे धीरे, और ह्यूमंस में सीखने का नज़रिया कैसे बदला। मतलब पहले के लोग सिर्फ या तो खेती बाड़ी ये सब कुछ करते थे, लेकिन अब के लोग आर्ट सीखेंगे, साइंस सीखेंगे और नई नई चीज़ों को सीखने पे जोर देंगे। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इटली में कैसे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जहाँ इटली पूरा ख़त्म हो चुका था, वहाँ पे इटली ने इतनी ज़्यादा मैसिव ग्रोथ कैसे अचीव की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। मतलब इटालियन सिटीज़ जो पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने अपना रिवाइवल मतलब फिर से अपनी ग्रोथ कैसे अचीव की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, मैनी ऑफ द वंस ग्रेट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर्स इन इटली फेल इनटू ruin। तो मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो वेस्ट वाला हमारा रोमन एम्पायर था, मतलब वेस्ट वाला रोमन एम्पायर वो ख़त्म हो चुका था। उसके ख़त्म होने के बाद जो इटली है, इटली की पूरी पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर जो थे वो पूरे र्यून हो गए थे। मतलब पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे। मतलब इटली का, मतलब इटली में रोमन साम्राज्य का शासन था, रोमन एम्पायर चलता था। और जैसे ही रोमन एम्पायर वहाँ पे ख़त्म हुआ, जैसे ही रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, इटली पूरा गिर गया, उसकी पूरी ग्रोथ ख़त्म हो गई, वो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, however from the 12th century onwards a remarkable revival began। और 12th सेंचुरी के बाद से इटली ने फिर से उठना स्टार्ट किया, और कैसे वो उठा, इतनी आगे गया, ये सब कुछ ही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, मेकिंग इटालियन सिटीज द क्रेडल ऑफ द रेनेसा। रेनेसा मतलब फिर से इतनी मैसिव ग्रोथ, एकदम मॉडर्निटी में आ जाना, इतने अच्छे से ग्रोथ करना, ये सब कुछ रेनेसा कैसे हुआ इटली की सिटीज़ में। ये रिवाइवल शुरू हुआ 12th सेंचुरी से। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहले हमारा क्या था, रोमन साम्राज्य का, रोमन एम्पायर का शासन था कहाँ पर, इटली में। और इटली में रोमन साम्राज्य खत्म होने के बाद इटली पूरा नीचे गिर चुका था। उसके बाद 12th सेंचुरी आते ही इटली ने धीरे 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 फिर उठना शुरू किया। अब कुछ तो कारण रहे होंगे ना कि इटली नीचे गिर गया, उसके बाद उठना कैसे शुरू हुआ। नीचे गिरा वो तो हमें कारण पता चल गया, क्योंकि रोमन एम्पायर क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, इस वजह से इटली नीचे गिर चुका था। लेकिन इटली ऊपर उठा कैसे, इसका भी तो कोई रीज़न होगा ना। तो आगे हम वही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द रोल ऑफ ट्रेड। ट्रेड का सबसे मेन रोल है, व्यापार जो है, व्यापार का सबसे मेन रोल है इटली के इतने अच्छे रिवाइवल में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं।
With the expansion of the trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, Italian coastal ports were revitalized. तो सबसे पहले जो इटली है, बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक एम्पायर, इसके बीच में हमारा इटली आता है। ये क्या है हमारा इटली, इटली बीच में आता है। तो जब बाइजेंटाइन एम्पायर ने इस्लामिक लोगों के साथ बीच में क्या करना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया, समुद्र के माध्यम से, ओशियन के माध्यम से जब इनके बीच में ट्रेड होना शुरू हो गया, तो इटली का जो ये पोर्ट है ना भाई, अब एक जना जा रहा है नाव से, वो कहीं ना कहीं तो ठहरेगा ना। तो यहाँ पे लोग ठहरना शुरू हुए, जैसे जैसे धीरे धीरे लोग यहाँ पे ठहरना शुरू हुए, तो इटली के ये जो कोस्टल पोर्ट्स थे, ये जो कोस्ट वाले उसके पोर्ट्स थे, इनमें फिर से जैसे जान आ गई, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना व्यापार कर रहे थे, इतना इतना ये लोग ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से इटली को भी फायदा हो रहा था, क्योंकि लोग यहाँ रुक रहे हैं, तो यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, पैसा देंगे, यहाँ से भी व्यापार करेंगे। तो धीरे धीरे इसकी वजह से क्या होने लग गया, इटली में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, मतलब यहाँ के पोर्ट्स में फिर से जान आ चुकी थी, और पोर्ट्स की ग्रोथ के साथ साथ इटली ने फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। एज द मंगोल्स ओपनड अप द सिल्क रोड, अब मंगोल शासक जो थे, मंगोल लोग जो थे, इन्होंने सिल्क रोड को भी चालू कर दिया। किसके साथ ट्रेड करने के लिए, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए। अब चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए जो सिल्क रोड चालू हो गया, वो भी इटली से ही जाता था, तो इटली को और फायदा हो गया, तो इटली इस वजह से और बढ़ने लग गया। यूरोपियन नेशंस इंक्रीज्ड, प्लेसिंग इटालियन टाउन्स एट द सेंटर ऑफ थ्राइविंग कमर्शियल नेटवर्क। तो बीच में ही इटली पड़ रहा है, और इटली इन सब का क्या बन गया है, बीच का बिच्छू जिसे कहते हैं ना, वो बन चुका है। और बीच का बिच्छू जो मिडल पर्सन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा छापता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो कमर्शियल नेटवर्क में बीच का सेंटर बन गया हमारा इटली, इसलिए उसने इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी। तो सबसे मेन जो कारण है ना, सबसे मेन, बेटा ये क्वेश्चन आता है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। जो सबसे मेन कारण है ना इटली का, इटली के रिवाइवलाइजेशन का, उसका यही कारण है कि उसका ट्रेड अच्छा हो गया। ट्रेड का रोल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद राइज ऑफ द सिटी स्टेट। आप देखो भाई, वहाँ पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वहाँ के पोर्ट्स की ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ खेती बाड़ी नहीं की जाएगी, खेती बाड़ी नहीं की जाएगी, वहाँ पे और भी बहुत सारे काम आएंगे। अब इटली में और भी बहुत सारे काम आएंगे। जब खेती बाड़ी के अलावा बहुत सारे काम होने लग जाते हैं, तो वहाँ पे सिटीज का डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब आप शहरों में रहते होंगे, ठीक है, आप शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे खेती बाड़ी के अलावा बहुत सारे काम है, इसीलिए तो उसे शहर कहा जा रहा है ना, इसीलिए उसे शहर कहा जा रहा है। तो सिटी डेवलप होगी इटली के अंदर भी। ठीक है, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप डोमिनेटेड बाय द क्लर्जी और पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स, इटालियन सिटी स्टेट्स लाइक फ्लोरेंस, वेनिस एंड गेनुआ डेवलप्ड अ यूनिक अर्बन कल्चर। तो अब अर्बन कल्चर आ रहा है, मतलब शहरीकरण हो रहा है, नए नए शहर बस रहे हैं, फ्लोरेंस जैसे, वेनिस जैसे, इन सब जैसे नए नए शहर बस रहे हैं वहाँ पे। इन दो का नाम याद रखना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस और वेनिस जो है वो आगे भी बहुत काम आएगा। ये चैप्टर बहुत, मतलब ये जो मेन शहर है ना, मेन सिटी है, इन्होंने बहुत डेवलपमेंट कराया है इटली के अंदर, इसलिए इनका नाम याद रखना कि ऐसी नई नई सिटीज़ वहाँ पे बनने लग गई थी। Rich merchants and bankers actively participated in the governance of their cities, fostering सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड सिविक प्राइड। तो यहाँ पे आप गवर्नेंस में भी लोगों की क्या होने लग गई थी, बातचीत होने लग गई थी। जो बड़े बड़े मर्चेंट्स, मतलब जो इधर उधर व्यापार कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके साथ बैंकर्स के साथ इनकी बातचीत हो गई थी। इनको अब लोन मिल रहा है, लोग नया नया काम खोल रहे हैं, अपना काम ग्रोथ कर रहे हैं। अब भाई नए नए बिजनेस खोलेंगे तो देश की ग्रोथ तो होना स्टार्ट होगी ही ना। तो मतलब यहाँ पे सिटीज़ और स्टेट्स बसने स्टार्ट हो चुके हैं, ये भी एक बड़ा कारण है इटली की ग्रोथ का। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देन डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या है, सबसे मेन चीज, पहले के टाइम पे इटली में क्या हुआ करता था, एक जमींदार होता था, ये जमीन है, जमीन का एक जमींदार होता था,
का पूरे शासन होता था। किस पे? इस पूरी ज़मीन पे उसका शासन होता था, और इस पे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, और वो सारे किसके अंडर है? इसके अंडर है ना। और अब ये सिस्टम खत्म हो गया जब से यहाँ पे इटली में रिवाइवलिज्म आ रहा है, जब से नए नए स्टेट्स बन रहे हैं, तो नए मिडिल क्लास के एक क्लास बन रहा है, मिडिल क्लास का एक क्लास बन रहा है, मतलब कि मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं जो ना ज़्यादा अमीर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ एक बंदा अमीर है ना, एक बंदा अमीर है जिसकी ज़मीन है। ये सारे क्या है? गरीब है। मतलब दो ही लोग हैं, पहला ये कि जो सबसे अमीर होगा, या दूसरे जो गरीब होंगे। मिडिल पर्सन तो है ही नहीं, मिडिल क्लास तो है ही नहीं, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलती है, मिडिल क्लास तो है ही नहीं। और अब क्या हो रहा है? जब इटली का रिवाइवलिज्म हो रहा है, वहाँ पे रेनेसा हो रहा है, तब यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास बन रहा है। न्यू मिडिल क्लास प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ टाउन्स पीपल, जो टाउन में नए नए शहरों में लोग बस रहे हैं ना, अब वो व्यापार से दूसरे दूसरे काम कर करके पैसा जो कमा रहे हैं ना, वो लोग मिडिल क्लास बन रहे हैं। ठीक है, who saw themselves as more civilized than their rural counterparts। अब ये लोग क्या सोच रहे हैं? जो लोग इन व्यापार वगैरह में, ट्रेड वगैरह में, दूसरे काम में आ रहे हैं और इनको पैसा मिल रहा है, अब ये थोड़ा अच्छा जीवन जीने लगे हैं, इस लाइफ से अच्छा जीवन ये लोग जीने लगे हैं, तो इनको अच्छा लगता है कि हम जो रूरल, जो गांव के एरिया में ये सब कुछ काम करते थे, इससे अच्छा यही है कि हम मिडिल क्लास बन के रहें। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म यही सिस्टम है कि एक बंदे के पास पूरी ज़मीन है और सारे नौकरों की तरह उस पर लगे हुए हैं, तो डिक्लाइन हो गया इस चीज़ का, और नया मिडिल क्लास खड़ा हो गया। ठीक है, देन इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो चुका था, और उसके बाद यहाँ पे ग्रीक कल्चर आया। ग्रीक कल्चर आया मतलब यहाँ पे नई नई चीज़ लोगों ने सीखनी स्टार्ट की, जैसे यहाँ की आर्ट, लोगों ने इंटेलेक्चुअल नई नई चीज़ों को सीखने में इटली के लोगों ने बहुत महत्व दिया, कि हम नई चीज़, अगर हमने पढ़ाई कर भी लिया, वहाँ के लोगों की ये सोच थी, आपके बुक में ये लिखा है कि भाई वहाँ के लोगों की ये सोच थी कि अगर हमने सब कुछ किताबी ज्ञान ले लिया, फिर भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, हमने जितना भी सीख लिया उसके बाद भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी वजह से इटली इतनी मैसिव ग्रोथ पा सका था। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर ये भावना आ गई थी कि भाई हमने कितना भी सीख लिया, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके अंदर इंटेलेक्चुअल ऐसा बढ़ गया था, उनके अंदर आर्टिस्टिक वो लोग सीखने लग गए थे। उनकी आर्ट देखोगे ना, इस टाइम की इतनी बढ़िया आर्ट लोग करते थे, बहुत अच्छी, अपनी बुक में आप देखना। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।